हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई एडवांस्ड सैम्पल पेपर 4 पेपर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नज़र पहले क्वेश्चन पे। अब इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं और उसमें से केवल एक ही आंसर सही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मॉल रोलर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज एन एक्सेल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये रोलर है और ये इसका एक्सेल है। और ये जो रोलर है इसका डायमीटर यानी कि व्हाइट वाला जो दिख रहा है यहाँ पे दिख जाएगा अच्छे से, इसको कैपिटल आर कहते हैं। और अंदर में जो एक्सेल है उसका रेडियस को स्मॉल आर कहते हैं। कैपिटल आर जो है सो 20 सेंटीमीटर है और स्मॉल आर जो है सो 10 सेंटीमीटर है। इट इज ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड ए मीटर स्केल इज पोजिशन्ड हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सेल विथ वन एज of the scale on top of the axle, see figure on the right side। यहाँ पर जो है सो देखने के लिए बोल रहे हैं। ये जो है सो मीटर स्केल है, 1 मीटर लंबा स्केल है और एक एंड उसको यहाँ पर रखा टॉप पे और दूसरा एंड इधर है। सो कुछ इस तरह से सुन सकते हैं, उल्टा हो गया, कुछ ऐसे है। और क्या कर रहा है, द स्केल इज नाउ पुश्ड स्लोली ऑन द एक्सेल सो दैट इट मूव्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द एक्सेल। इसको क्या करते हैं, एक्सेल को पुश कर रहा है स्लोली और इस तरह से पुश कर रहा है कि ये बिना स्लीपिंग के, विदाउट स्लीपिंग जो है सो ये एक्सेल पर मूव करता है। तो एक्सेल पर ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा और ये जो है सो एक्सेल को मूव कराएगा, ऐसे एक्सेल मूव हो जाएगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ सिचुएशन यहाँ दिखाए हैं, जैसे ये इतना आगे बढ़ गया, यहाँ पर इतना आगे बढ़ गया, यहाँ इतना आगे बढ़ा है, यहाँ इतना आगे बढ़ा है, इस तरह से आगे बढ़ गया। एंड द रोलर स्टार्ट्स रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। आफ्टर द रोलर हैज मूव्ड 50 सेंटीमीटर द पोजिशन ऑफ द स्केल विल लुक लाइक। ये 4 में से कौन सा ऑप्शन है जिस तरह से एक्सेल और रोलर दिखेगा स्केल के साथ में। इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि ये यहाँ से लेकर 1 मीटर लंबा है ना, तो ये एक्स इक्वल टू 0 यहाँ है, एक्स इक्वल टू 50 यहाँ है। सो इधर 50 सेंटीमीटर ये मूव किया है इसका राइट साइड में था और 50 ये मूव कर रहा है रोलर जहाँ पर है, शुरू में यहाँ पर है रोलर, तो ये कितना मूव कर लिया, 50 मूव कर लिया और इसके अंदर में एक्सेल यहाँ पर है, तो ये मूव कर गया है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर गया है 50 सेंटीमीटर। तो ये स्केल कितना मूव करेगा, कितना इसका राइट साइड में जाएगा ये देखना है। यहाँ पर राइट साइड में कितना है, ये 75 है तो 25 है। यहाँ पर राइट साइड में कितना है, ये है यहाँ से यहाँ तक 25, राइट। यहाँ पर कितना है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये एक्सेस को 25 है तो ये 75 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये पूरा का पूरा है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 50, 25, 75, 100 सेंटीमीटर ये स्केल जो है सो इसके ऊपर में चल लिया, रोलर के ऊपर में। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा सही है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये जो स्केल यहाँ पर हम लगाए हुए हैं
सोच लीजिए कि हम स्केल को यहाँ पर जो फिक्स कर देते हैं, और जब ये रोल घूमता है, ये जब आगे चलता है तो एक्सेल मूव करेगा, तो ये यहाँ पर इस तरह से इसमें लपेटा आ जाएगा, इस तरह से लपेटा होता चला जाएगा, इसमें रोल होता चला जाएगा। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कितना रोल हुआ है इसमें, और यदि यहीं से वापस आए, यदि रोल ना हो, जितना रोल होता है उतना वो आगे मूव कर गया। एक ही बात है कि जितना रोल होके ये अंदर जाता है, ये रोल होके अंदर जाता है, इतना उतना अंदर ना जाके ये सीधा चला गया, कुछ इस तरह से ये इधर चला गया, जितना इधर रोल होता है वो उतना इधर चला गया। तो अब ये क्वेश्चन है कि जब ये 50 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, जब 50 सेंटीमीटर ये सेंटर ऑफ मास मूव किया है, रोलर मूव किया मतलब सेंटर ऑफ मास मूव किया 50 सेंटीमीटर, तब ये पॉइंट जो है कितना मूव कर लिया, ये जितना मूव करेगा ये पॉइंट उतना ही ये स्केल भी आगे मूव करेगा, क्योंकि उतना ही इसमें वाइंड होता ही, उतना ही इसमें लपेटा जाता, और वही जो है सो आगे बढ़ जाएगा। तो हमें बस इतना पता करना है कि जब ये 50 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास चलता है तो ये पॉइंट जो है वो कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना है, कितना मूव कर लेता है इधर इसका सर्कमफेरेंस में, और ये दोनों डिफरेंट करेगा मूव। ये जो है सो 50 सेंटीमीटर मूव किया है सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है कॉन्टेक्ट पॉइंट वो 50 सेंटीमीटर मूव किया होगा। यहाँ पर जो है वेलोसिटी कुछ और है। वेलोसिटी क्या होता है सर्कुलर मोशन में, इस तरह से v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा सब पॉइंट का सेम है, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, सबके लिए ओमेगा सेम है। और आर जो है सबके लिए डिफरेंट है, तो इस हिसाब से ये वेलोसिटी सब जगह डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगा, v इक्वल टू ओमेगा आर जस्ट v, और ये भी जो है सो सेम है, सेंटर ऑफ मास नहीं, उसका उस पॉइंट का वेलोसिटी है। और ये जो वेलोसिटी हम बता रहे हैं ये विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, मतलब कि जब ऑब्जर्वर जब इस एक्सेल इस सेंटर ऑफ मास पर बैठा हुआ है तो उसके लिए ऐसा लगेगा v इक्वल टू ओमेगा आर। वो ये नहीं देखेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सिंपली देखेगा कि ये सभी कुछ रोटेट कर रहा है ऐसे, वो जो मोशन लीनियर हो रहा है उसे वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उसी सेंटर ऑफ मास में बैठ गया है। अब उसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए सेंटर ऑफ मास स्टैटिक है, रुका हुआ है, एक जगह स्थिर है। तो अब हम देखते हैं इसको कि कैसे बना सकते हैं। इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए मान लेते हैं कि हमारा शुरू में यहाँ पर था, ये ग्राउंड है, शुरू में यहाँ पर था ये पॉइंट, और बाद में जो है सो पॉइंट यहाँ चला आया, ये है 50 सेंटीमीटर। ये पॉइंट जो है सो मूव करके फिर आ गया कितना, यहाँ से इसको मैच करते हैं, ठीक है। ये एंगल जो है सो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। थीटा कितना हुआ, ये वाला जो देख रहे हैं इसका नाम दे देते हैं पी प्राइम थ्रू आर, इसको क्यू प्राइम थ्रू एस। तो थीटा जो एंगल है वो होता है, थीटा इक्वल टू एल आर होता है, राइट, एल बाय आर होता है। एक सर्किल है, ये एंगल है थीटा, ये एल है, ये रेडियस है, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, सो पी क्यू पी प्राइम बाय रेडियस, इसका जो रेडियस है बड़ा का आर हो गया, और वही जो है सो छोटा के लिए हम देखें तो ये हो गया क्यू एस क्यू प्राइम और छोटा का रेडियस आर। ये पी क्यू प्राइम कितना है, ये 50 सेंटीमीटर है। ये यदि इस 50 चला है, सेंटर ऑफ मास इसका 50 चला है, तो ये वाला जो है सो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 50 चलेगा, क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है इस व्हील के थ्रू ही चल रहा है। मान लीजिए कि रोड है और रोड पर एक व्हाइट पेंट लगा हुआ है, अब ये जो व्हील है 50 सेंटीमीटर चल लिया, तो आपको क्या नजर आएगा, 50 सेंटीमीटर पेंट जो है सो उस व्हील में लग जाएगा। जितना जितना जो चलेगा उसमें व्हील लगेगा। यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये सारे जगह पेंट आपको नजर आएंगे, व्हाइट रंग का पेंट। तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर। आर दिया हुआ है, बाद में लिखेंगे। और ये जो है कितना चला वो मुझे पता करना है, क्यू एस क्यू प्राइम, स्मॉल आर वो भी बाद में लिखेंगे। हमें यही पता करना था, क्यू एस क्यू प्राइम।
ये जितना चला है, यदि इसमें हम पर लपेट देते तो इतना दूर तक जो है सो इसमें वाइंड हो जाता। स्केल को यदि हम लपेट देते, मान लेते कि वो स्केल हमको लपेट सकते हैं, तो इतना दूर तक वाइंड होता। अब लपेटने छोड़ के हम क्या करते हैं, इसको जस्ट यहाँ पर रखे हुए हैं और उसको मूव कराते जाएं तो इतना ही डिस्टेंस वो भी मूव करेगा। तो ये कितना आ गया हमारा 50 टाइम्स r बाय कैपिटल R। 50 और स्मॉल r कितना है, उस क्वेश्चन में बोला है कि 10 सेंटीमीटर है, और बड़ा r जो है सो 20 सेंटीमीटर है। 10 बाय 20 पे आया 25 सेंटीमीटर। यही जो है सो स्केल इसमें आगे जाएगा। स्केल को जो हमने यहाँ पर लगाया है वो स्केल आगे कितना जाएगा, ये जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, 25 सेंटीमीटर। तो एक बार समराइज कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक रोलर है, उसमें एक्सल लगा हुआ है, अंदर वाला एक गोल जो एक्सल है और ये रोलर है, और एक स्केल उसने लिया है 1 मीटर लंबा है, उसको लिया, इसके ऊपर रख दिया कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे इसके ऊपर रख दिया। अब इसको पुश करता है इधर, यदि पुश करेगा और यहाँ पर काफी सफिशिएंट फ्रिक्शन है तो क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको रोटेट करके आगे बढ़ेगा, इसको रोटेट करेगा और आगे बढ़ेगा। स्लिप नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि स्लिप करके जा रहा है, स्लिप बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये आगे तभी बढ़ सकता है यदि ये रोटेट कर जाए, तो थोड़ा आगे बढ़ा और थोड़ा रोटेट करेगा तो और आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये बढ़ के इतना दूर तक आया है। 4 में से कौन ऑप्शन सही, ये पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हमेशा कॉन्टेक्ट में है, तो ये उतना ही आगे बढ़ेगा जितना ये इधर घूमेगा, राइट। ये जितना घूमेगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। अब इसी को जो है सो हम यहाँ पर दिखाए हैं। अब हमने उस पॉइंट को न लेके ये पॉइंट ले लिया, नीचे वाला पॉइंट ले लिया। हम चाहते तो ऊपर वाला पॉइंट भी ले सकते थे, जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं एक, ठीक है। और ये जो है सो कितना चला, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर चला है, ये एंगल थीटा है। ये जो है सो 50 चल लिया, ये कितना चला है वो मुझे पता करना है, L। तो थीटा जो है सो कितना है 50 बाय कैपिटल R और स्मॉल r L बाय स्मॉल r, और यहाँ से L हमें निकल गया, स्मॉल r बाय कैपिटल R टाइम्स 50 इसका 25 सेंटीमीटर। ये वाला हमें निकल गया। ये जितना है उतना ही दूर तक ये स्केल जो है सो आगे मूव करेगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Assume that a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy so that its temperature remains unchanged. What should be the minimum radius of the drop for this to be possible? The surface tension is T, density of liquid is rho, and L is the latent heat of the vaporization. इसमें क्या क्या बता रहा है, इसमें कह रहा है कि एक लिक्विड है, ड्रॉप है, ड्रॉपलेट है, पानी का ड्रॉपलेट है, कोई भी लिक्विड का मान लीजिए, वो इवापोरेट करता है। अब पानी का इवापोरेशन तो होता है, वो हम लोगों को पता है, किसी बर्तन में पानी धूप में रख दीजिए, कुछ देर के बाद वो गायब हो जाता है। रोड पे जो पानी होते हैं वो गायब होता है। तो गायब होने का एक वजह है इवापोरेशन होता है, दूसरा होता है जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन आप मान लीजिए एक थाली में, प्लेट में जो है सो पानी रख के धूप में रख दीजिए, वहाँ पर अंदर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जैसे पानी जो रोड पे है वो अंदर भी जाता है धीरे धीरे, यहाँ पर जो भी पानी गायब होगा वो इवापोरेशन से गायब होगा। तो वहाँ पर जो इवापोरेशन होता है वो मेनली धूप की वजह से होता है। धूप से वो एनर्जी लेता है, हीट उसको मिलता है, उस हीट से वो एनर्जी वो इवापोरेट करता है। और वैसे भी आपको पता है इसी इवापोरेशन पर डिपेंडेंट है कि वो जो घड़े होते हैं, सुराही घड़े जिसमें पानी को ठंडा किया जाता है, वहाँ पर इवापोरेशन होता है। तो वो क्या करता है, इवापोरेशन का जो एनर्जी चाहिए वो पानी से लेता है। तो पानी का एनर्जी थोड़ा ले लिया, उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो इस तरह से वो ठंडा करता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, हमें हीट नहीं दे रहा है उसे, और उसके बाद में भी बोल रहा है कि इवापोरेशन चाहिए उसे। सो assume that a drop of liquid evaporates by decrease in its surface energy। अब सरफेस एनर्जी क्या है, यदि कोई भी ड्रॉपलेट, कोई भी सरफेस है, ये ड्रॉपलेट है तो ये स्फीयर जैसा है, इसका सरफेस एरिया है 4πr²। तो इसके पास एक एनर्जी है, इस एरिया को यदि हम सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका एनर्जी हो जाएगा, सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी है। तो कोई भी सरफेस हो, ये जरूरी नहीं कि स्फेरिकल हो। हाँ, यदि ये
एक 2D सरफेस है तो इसके पास भी एनर्जी है, जस्ट देखना है कि कितना सरफेस है। इसके पास 2 सरफेस है, एक इस साइड में एक नीचे वाला साइड में, तो 2 टाइम्स एल बी, ये इसका एल इसका बी है, इतना सरफेस है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें हम सरफेस टेंशन टी से, तो ए मिल जाएगा उसका एनर्जी। तो सरफेस है यहाँ पर तो एनर्जी रहता है, लेकिन हमारे पास जो है सो ड्रॉपलेट है जो कि हमेशा स्फीयर होता है। ड्रॉपलेट कहने का मतलब ही है वो स्फीयर है, तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। और आप उसमें क्या करें, इसको इवापोरेट होना है, तो एनर्जी आ रहा है यहीं से, डिक्रीज ऑफ सरफेस एनर्जी। अभी इसके पास जो एनर्जी है 4πr² टाइम्स टी, उससे कम हो जाएगा जब इसका सरफेस थोड़ा कम हो जाएगा। और सरफेस कैसे कम होगा, इवापोरेट होगा कैसे, धीरे धीरे इवापोरेट होगा। अभी इतना बड़ा है, अब छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर इसका रेडियस जो है मान लीजिए x है, यहाँ पर हो गया इसका रेडियस x माइनस dx, थोड़ा सा रेडियस कम हो गया। तो अब जो नया सरफेस एनर्जी है वो कितना हो गया, 4πx माइनस dx होल स्क्वायर। तो चेंज कितना आया सरफेस एनर्जी में, ये आया, इसको x से कहें 4πx² माइनस x माइनस डी स्क्वायर। ये कितना आ गया, x² चला गया, -2 2x dx माइनस dx²। अब dx² को भूल जाते हैं क्योंकि dx बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा हो गया, वो खत्म हो गया। इतना मैंने अप्रोक्सीमेशन किया, तो 8πx dx है। यही चीज आप ऐसे भी निकाल सकते थे इसको डिफ्रेंशिएशन करके। ये सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी है, इसको फोर पाई आर x² dx t, ये सरफेस एनर्जी है। और इसमें जो थोड़ा चेंज आएगा सरफेस एनर्जी में, वो हम इसको डिफ्रेंशिएशन से निकाल सकते हैं। 4πx² का डिफ्रेंशिएशन 2x टाइम्स dx, इधर डेली लिखे, डेली बाय डेल एक्स यहाँ लिखना हो तो ये वाला भूल जाते हैं, और तब t होता है। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम कर सकते थे, नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं 8π x डेल्टा x। वही डेल्टा x को हम यहाँ पर dx लिखें या फिर डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, एक ही बात है। तो दोनों में से जैसे भी निकालना, ये सबसे इजी है, डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए इसको। और उसके बाद में जो चेंज जो आया इसके एनर्जी में, सरफेस एनर्जी में, जब मैंने उसका एरिया रेडियस x से x माइनस dx कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, तो इतना इसमें कम हो गया एनर्जी। तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी था, अब एनर्जी कम हो गया। उस एनर्जी को क्या किया, उस एनर्जी को दे दिया कि भाई तुम ये एनर्जी ले लो और अपना इसको इवापोरेट करो। अब चीज़ें जब इवापोरेट होती है, पानी को जब इवापोरेट होना होता है, तब वो कितना एनर्जी उसे चाहिए, उसे चाहिए उसका मास टाइम्स जो लेटेंट हीट है। जब इवापोरेशन होता है तो उसका ये चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, लिक्विड टू गैस या सॉलिड टू लिक्विड। जैसे बर्फ जो है वो जब मेल्ट होता है तो वहाँ पर उसे लेटेंट हीट चाहिए, तो यहाँ पर उसका लेटेंट हीट L है, जो यहाँ पर दिया है लेटेंट हीट L है। आमतौर पर तो लेटेंट हीट के समय हम जब कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर तो सेम है, वो लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट कोई तो देगा, इतना हीट उसे चाहिए उसको अपना स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मैटर जो है चेंज करने के लिए। अभी लिक्विड है तो लिक्विड से उसे गैस बनना है, वेपर बनना है, लिक्विड से उसका वेपर जो है वो बनना है, उसके लिए इतना एनर्जी उसे चाहिए। और वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पर सरफेस एनर्जी अपना कम कर लिया तो थोड़ा सा अवेलेबल हो गया। ये एनर्जी जो उसके पास आ गया, जब उसने सरफेस कम किया तो एनर्जी उसका कम हो गया, तो जितना एनर्जी कम हुआ, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, वो एनर्जी उसने इसको दे दिया, तो वही हो गया सरफेस। यहीं से हम निकाल लेंगे ml। और ये कितना आया, 8πx dx। टेंशन, सरफेस टेंशन तो लिखा ही नहीं है, हर जगह सरफेस टेंशन होगा ना। सरफेस टेंशन। मास कितना होता है, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी। और ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई x³ वेट। यहाँ पर जो है सो सारा का सारा मास जो है नहीं जाएगा, जस्ट डेल्टा m जाएगा, राइट।
ये जो मास है इसका मास है m 4/3 पाई एक्स क्यूब रो। ये वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम को हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, मास आ गया। अब सबका सब मास, तो इसने अपना एरिया कितना कम किया है, केवल dx से कम किया है। तो यहाँ पर भी इसका एरिया जो dx से कम होगा, तो जो मटेरियल है x में, ये dx में जो मटेरियल है ये वाला जो मैं शेडेड से दिखा रहे हैं, केवल उतना ही इवापोरेट करेगा, सब इवापोरेट नहीं करेगा, ये इवापोरेट करेगा। तो जो इवापोरेट करेगा उसका मास कितना होगा, जस्ट डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, जैसे यहाँ पर बताए थे 4/3 पाई एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर रो इतना, और dx देना होगा। इसको डेल m बाय डेल x कर सकते हैं, राइट, या dx, इसको जो भी कहना हो बढ़िया है। क्या पसंद करते हैं, इसको dm हम लिखते हैं। dm और डेल्टा में कोई फर्क नहीं है, जस्ट इतना फर्क है, जब हम dm लिखते हैं तो एक्सप्लिसिटली कह देते हैं कि हम ये जो dx है बहुत छोटा है, और यदि हम डेल्टा x लिखते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत छोटा है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, और तब हम इसको जो है फिर यहाँ से हटाकर यहाँ लिख सकते हैं, और ये हमारा वही dm है, यहाँ पर dm है। तो उसका जो वैल्यू लिखते हैं, ये 3 चला गया, कितना बचा 4 पाई एक्स स्क्वायर रो dx। यहां से मुझे x का वैल्यू निकालना है। dx चला गया, 4 पाई 2 बार में चला गया, एक तो x भी चला गया, और क्या बचा x जो है सो कितना आया 2t रो, 2t रो। l कहीं छूटा हुआ है, l किधर था, l यहाँ है ना, यहाँ पे l तो भूल गए, ये मास टाइम ये था ना, मास टाइम l, ये l लिखना भूल गए, तो l हो गया यहाँ पर नीचे 2t/l। तो ये हो गया क्या, ax क्या था, इसका रेडियस। तो उस केस में इसका रेडियस जो है 2t/l होना चाहिए। तो आपका आंसर हो गया 2t/l, ऑप्शन नंबर 4 में। वैसे आप यदि इसका आंसर आप देखें तो दो ठो तो का डायमेंशन ही गलत है, ये दोनों का डायमेंशन गलत है। तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं। यहाँ पर जो मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, ड्रॉपलेट है, जो स्फीयर है उसका रेडियस x है, वो x से चेंज करके हो गया x माइनस dx। ये चेंज क्यों हुआ, तो थोड़ा सा उसका जो है वेपोराइज कर गया, इवापोरेट कर गया। ये dx जो विड्थ है उसका, ये वाला जो पार्ट है dx, ये वाला वेपोराइज कर गया उसका। तो अब एरिया जो शुरू में ये यहाँ तक था, अब एरिया यही वाला है। तो कितना हो गया एरिया, पहले था 4 पाई एक्स स्क्वायर, अब ये है 4 पाई एक्स माइनस dx स्क्वायर। ये दोनों का डिफरेंस लिए तो इतना आया हमारा चेंज इन एरिया, और उसको यदि एरिया को हम सरफेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कहते हैं सरफेस एनर्जी। वो आप उसको देख सकते हैं एनर्जी का डायमेंशन। तो ये एनर्जी जो है सो कम हो गया उसका। अब कम हो गया मैंने, उसने रिलीज किया एनर्जी इतना, राइट। वो जो रिलीज किया उसने एनर्जी, उसको लेकर ये इसके अंदर जो मटेरियल है वो इवापोरेट कर रहा है। तो उसको इवापोरेट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, मास टाइम लेटेंट हीट। और मास किसका, ये dm का मास, सबका मास नहीं, केवल ये वाला जो यहाँ पर जो मटेरियल है उसका मास टाइम्स l। तो टोटल का मास कितना होता है 4/3 पाई रेडियस स्क्वायर पावर की टाइम्स डेंसिटी। अब यदि इसको हम डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर इस तरह से आता है, राइट। और dm/dx जो कि यहाँ चला जाता है। तो ये मास मिल गया हमें, किसका मास, सेल का मास एलिमेंट मिल गया, x से लेकर ये वाला जो dx है उसका मास मिल गया। उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, और ये जो एनर्जी दिया है वो एनर्जी इसके इक्वल होगा। ये लॉस है एनर्जी में, क्योंकि सरफेस कम हो गया, और ये इवापोरेट हो गया, उसको लेकर इवापोरेट कर दिया। यहाँ से x का वैल्यू हमें आया 2t/l। ये देखिए, जो इसको मिल रहे हैं इवापोरेट करने के लिए ml को हमेशा उससे ज़्यादा सप्लाई एनर्जी होना चाहिए, राइट। ये जो सप्लाई एनर्जी दे रहा है डेल्टा ई, वो ज़्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने इक्वलिटी लिया, लेकिन ये जो सप्लाई एनर्जी जब ज़्यादा रहेगा, जितना उसे ज़रूरत है इवापोरेट करने के लिए, इतना ज़रूरत है, जो सप्लाई एनर्जी इससे ज़्यादा रहेगा तभी होगा। तो इसमें यदि हम इस तरह से बैठाएं, यहाँ पर देखिए डेल्टा ई की जगह पर ये वाला लिखें x यहाँ पर,
तो इसको यदि हम यहाँ पर रख देते हैं तो देखिए ये आएगा x इज लेस देन इक्वल टू ये 2t बाय 12। मतलब ये जो उसने वैल्यू बोला यहाँ पर क्वेश्चन में कि मिनिमम रेडियस, ये उसने गलत बोला, ये मैक्सिमम रेडियस होगा। x का वैल्यू हमेशा इससे कम रहना पड़ेगा, इससे जब कम रहेगा तभी आएगा। तो वो मिनिमम नहीं है, वो मैक्सिमम रेडियस है। कितना मैक्सिमम रेडियस होगा। अब ये इसका कुछ आइडिया देखिए कि कितना है होता है एक्चुअली। तो हम इसके लिए आपको एग्जांपल देते हैं, वो पानी का। पानी ले लेते हैं। यदि ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट है तो उसके लिए सरफेस टेंशन जो है उसका वैल्यू होता है 0.072 न्यूटन पर मीटर, और डेंसिटी पानी का होता है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, और लेटेंट हीट होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसको कन्वर्ट कीजिए किलोग्राम में। 540 1 कैलोरी 4.2 जूल और ग्राम मीन्स 10⁻³ kg। ये सारे वैल्यू को यदि यहाँ पर आप रखेंगे, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि ये सारे वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो आप घर में करके देख सकते हैं। ये आएगा 6.34 टाइम्स 10⁻10⁻11 मीटर। मतलब ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये 6 को हम 10 ले लेते हैं तो 10⁻10 मीटर। अब ये कितना छोटा है आप समझ में आ रहा है आपको। ये जो है सो हाइड्रोजन एटम यदि हम लेते हैं तो उसका साइज होता है, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है ग्राउंड स्टेट में, वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻10 मीटर। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, और ये आधा एंगस्ट्रॉम होता है हाइड्रोजन एटम। और ये जो है सो ये भी आधा ही है ना, 10 भाग कर 10, ये भी तो आधा ही है 0.63। सो हाइड्रोजन एटम के ऑर्डर का है ना। हाइड्रोजन एटम जितना बड़ा यदि हमारा ड्रॉपलेट होगा तभी अपना सरफेस एनर्जी से वो इवापोरेट कर सकता है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो जो क्वेश्चन में बताया गया है कि इवापोरेट करना चाहता है सरफेस एनर्जी से को घटाकर, जो एनर्जी अवेलेबल रहेगा सरफेस एनर्जी से घटाने पर जो एनर्जी मिलेगा उससे वो इवापोरेट करना चाहता है, वो संभव नहीं है। उसके लिए उसका रेडियस होना पड़ेगा 1 एंगस्ट्रॉम का ऑर्डर का, इससे छोटा ही होना पड़ेगा। और ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम जो सबसे छोटा है, अकेला एटम है, उसका रेडियस है 0.529, तो ये उसके ऑर्डर का है 0.63, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। केवल हाइड्रोजन जो है ड्रॉपलेट का साइज जस्ट हाइड्रोजन में, एक एटम लेके क्या पानी बना हमने, क्या कोई भी ड्रॉपलेट बनेगा। ड्रॉपलेट का मतलब है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम होने चाहिए ना। यहाँ पर तो अकेला ही एक ही है, सो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, इसको चाहिए 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन एटम से का भी ड्रॉपलेट नहीं बनेगा। यदि हम बोले लिक्विड हाइड्रोजन का बात करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेला ही बचा यहाँ पर, और पानी वगैरह का तो होगा नहीं। बाकी जो एटम्स हैं उसका तो रेडियस इससे भी ज़्यादा होगा ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया है वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ऐसा संभव नहीं है। तो इवापोरेशन के लिए उसे टेम्परेचर को कम करना ही पड़ेगा, और यही होता है घड़ा में, जो जहाँ पर जब भी इवापोरेट होता है टेम्परेचर कम होता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 बैटरीज विथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट एंड 13 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक बैटरी ये हुआ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, दूसरा बैटरी ये है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। वाह, ये दोनों पैरेलल में है, और एक लोड रेजिस्टेंस है उस पर ये दे रहा है एक्रोस ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ये लोड रेजिस्टेंस जो है सो 10 ओम का है, और ये जो एप्सिलॉन है 1 ये 12 वोल्ट का है, और ये एप्सिलॉन 2 जो है ये 13 वोल्ट का है, और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 ये कितना है, 12 वोल्ट का 1 ओम और 13 वोल्ट का 2 ओम। The internal resistance of two batteries are 1 ohm 2 ohm respectively. The voltage across the load lies between. ये लोड जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट को A इस पॉइंट को B कहें तो VAB जो है वो कितना है निकालना है। अब देखिए बैटरी यहाँ पर दो पैरेलल में, तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट बैटरी ले लेते हैं।
ये दोनों बैटरी के बदले हम इक्विवेलेंट बैटरी बना सकते हैं, और उसका वैल्यू कितना होता है, ये जो बैटरी है दोनों के बदले एक तो बैटरी हमने बनाया, वो कितना होता है, वो होता है E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R, ये कितना होता है R होता है, ये दोनों पैरेलल में है ना, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल का जो होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा अकेला, और रेजिस्टेंस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा। तो इस पर लोड कितना आया, तो लोड कैसे निकालेंगे, लोड निकालेंगे हम करंट टाइम्स आ रहा है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है टाइम्स इसका रेजिस्टेंस, और करंट कितना फ्लो कर रहा है जो बैटरी है बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हुआ करंट, इसको RL से मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू रखते हैं E का, E1R2 प्लस E2R1, ये हुआ E का वैल्यू, और इसका वैल्यू RL प्लस R के वैल्यू रखते हैं R1R2 बाय R1 प्लस R2, और ये RL यहाँ पर। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये आएगा एप्सिलॉन 1 R2 एप्सिलॉन 2 R1, और नीचे में इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हुआ RL टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, ये कट गया, ऊपर में RL है। डायमेंशनली चेक कर लीजिए सही है या नहीं है, RL तो खत्म हो गया, वो RL तो ऐसे ही खत्म हो गया, नहीं खत्म कैसे हो गया, RL टाइम्स ये अकेला टर्म है, एक टर्म है, RL टाइम्स ये है तो कट नहीं सकता है, नहीं है। डायमेंशन चेक करते हैं, नीचे में केवल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस स्क्वायर, एक रेजिस्टेंस चला गया, और नीचे में एक रेजिस्टेंस जो बचा उसे इस रेजिस्टेंस से कट गया और ये आ गया एप्सिलॉन, मतलब कि वोल्टेज, तो दोनों सही है, डायमेंशनली सही है। अब सबका वैल्यू रखते हैं, E1 12 वोल्ट था और R2 देख लीजिए यहाँ से 2 ओम, E2 13 वोल्ट और रेजिस्टेंस R1 1 ओम, RL 10 है, ये कितना RL 10 है, R1 प्लस R2 3 प्लस R1 R2 2, कितना आया 12 दूनी 24 और 13 27 37, 24 3 27 37 टाइम्स 10 बाय 10 30 2 32, इतना आया 370 बाय 32, मतलब 18 में 36 37, 185 बाय 16, इतना, और 185 बाय 16 एक कितना वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 11.56 वोल्ट, 11.56 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर 11.56 वोल्ट कौन है, 11.5656, ये दोनों के बीच में है 11.5 11.6, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर मैंने ये नहीं दिखाया कि फार्मूला कैसे आया, वो कंसेप्ट क्लासेस में देख सकते हैं, रेगुलर क्लासेस में देख सकते हैं, या किसी भी बुक में उठा के देख सकते हैं। कुछ नहीं, किरचॉफ लॉ लगा देंगे यहाँ पर, तो ये इसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट जो बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी याद रखने के लिए ऐसे है कि इसका E1 टाइम्स रेजिस्टेंस, इसका दूसरा का रेजिस्टेंस प्लस रिवर्स में इसका वोल्टेज इसका रेजिस्टेंस, इतना हो गया, और उसको ये जो है सो E टाइम्स R है, डायमेंशनली गलत है, E नहीं है, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, ये दोनों के सम से डिवाइड करते हैं, और ये दोनों का जो रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट होता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस का होता है। और इसको यहाँ पर रखने के बाद में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी रख दिया, इक्विवेलेंट बैटरी यहाँ रख दिया। अब हमने करंट जो फ्लो करेगा वो निकाल सकते हैं, करंट हो जाएगा इसका EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मतलब RL प्लस R, ये करंट हो गया, और उसको करंट को यदि मल्टीप्लाई कर दें हम RL से तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा RL के अक्रॉस, और वही मैंने किया यहाँ पर, और सबको सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया फाइनली
ये एक्सप्रेशन आया, उसमें सबको वैल्यू रख दिया तो हमने आया 11.56 वाट, जो कि बता रहा है हमारा ये दोनों के बीच में आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिलामेंट ऑफ ए लाइट बल्ब हैज सरफेस एरिया 64 millimeter square. The filament can be considered as a black body at temperature 2500 Kelvin, emitting radiation like a point source when viewed from far. यहाँ पर है और यहाँ से देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं। कितना दूर है ये? उसने बताया 100 मीटर है, इतना दूर से देख रहे हैं। और ये जो इसका एरिया है वो है 64 millimeter square, बहुत छोटा। At night, the light bulb is observed from a distance of 100 meter. Assume the pupil of the eyes of the observer to be circular with radius 3 millimeter. ये सर्कुलर है और इसका रेडियस है 3 मिलीमीटर। देन टेक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें से कौन सही है सो बताना है। पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज इन द रेंज 642 to 645 वाट। ये जो रेंज पावर एमिट करेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूला से बताते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन जो है उससे बताते हैं। पहला का देख रहे हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। वो कहता है जो पावर रेडिएट करते हैं, पावर है वो होता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4। सिग्मा ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 5.67 टाइम्स 10 कितना है, टाइम्स 10⁻⁸। एरिया यहाँ पर है 64 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसे मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में। 1 मिलीमीटर 10⁻³ है, उसका पावर है तो 10⁻⁶ हो गया। और टेम्परेचर भी दिया है 2500 केल्विन। इसका पावर 4 करना, सबको आप सिंप्लीफाई कीजिए। ये आता है 141.75 वाट। ये तो 640 का बात कर रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। रेडिएटेड पावर इंटरिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज, इतना दिया हुआ है। ये आंख जो है यहाँ पर, यहाँ से जो लाइट आ रहा है इसमें जितना पावर इंटर कर रहा है, रेडिएटिंग पावर इंटरिंग इनटू द वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर, वो कितना होगा। यहाँ से लाइट आ रहा है और यहाँ पर जो है सो कुछ रेडियस दिया हुआ है और ये जो है सो हर एक डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पर कितना पड़ेगा पावर। तो ये देखिए इस रेडियस का यदि हम एक स्फीयर कंसीडर करें, ये रेडियस है r = 100 मीटर। इसका यदि हम एक स्फीयर कंसीडर करें तो इस स्फीयर में ये टोटल पावर जा रहा है। ये टोटल पावर जो जनरेट हो रहा है यहाँ पर सेकेंड 141.75 वाट, वो सब पूरा इस स्फीयर में है। आँख यहाँ पर है और ये इसका ये कितना है 3 मिलीमीटर है। 3 मिलीमीटर का रेडियस है आँख का। और एक ये आँख कैसा एक सर्किल है यहाँ पर। सो जस्ट सर्किल सोच लीजिए, इसका एरिया कितना हो गया पाई 3 मिलीमीटर स्क्वायर। और टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, राइट। ये स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर में इतना पावर जा रहा है, इतना एरिया में कितना पावर जाएगा। यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं एक एक नियम से, तो हम उसको लिखते हैं वैसे ही, पावर इंटरिंग इंटू आई, 1 आई, एक ही का एरिया ले रहे हैं, 1 आई इक्वल टू एरिया ऑफ आई 1 आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर टाइम्स, इतना तो फ्रैक्शन हो गया जो पावर यहां से निकल रहा था u, ये वाला u। तो निकालते हैं
ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर 3 मिलीमीटर स्क्वायर था, 4 पाई, ये कितना 100 मीटर है उसका स्क्वायर रूट, और ये है 141 पॉइंट कितना 75 वाट। ये पाई चला गया, ये कितना आया 3 का स्क्वायर 9 मिलीमीटर का स्क्वायर 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, उसका स्क्वायर किए -6 आया। यहाँ 4 है, ये 10⁴ है, ये 141.75 है, ये कितना आ गया इसको 2.25, और ये हो गया 10⁻⁻10 141.75 इतना वाट। 142 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 280 समथिंग लाइक 300 होगा शायद। आंसर कितना है, हाँ 300 के करीब आ रहा है। तो इसको पूरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ढंग से, और ढंग से हम यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3.189 10⁻⁻10 वाट 3.189। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आंसर बहुत क्लोज ले जाकर दिया 3.189 इसको क्रॉस कर गया 15 जो है, और हम पावर -8 दिया है, हम तो -10 लिखे हैं। नहीं वो ठीक है क्योंकि यहाँ पर 100 है, वो ठीक है इतना आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया, ये सही है कि गलत है, यहाँ पर हमारा जो आना चाहिए था 3.189 10⁻⁸ वाट आना चाहिए था, इसको भी पार कर गया, मतलब आंसर गलत है, इस रेंज से बाहर हो गया, ये भी गलत हो गया। थर्ड, द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज 1160 नैनोमीटर। द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात कर रहा है। ये लाइट आ रहा है, लाइट में टेम्परेचर है, इधर रेडियंसी है, ये मैंने इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं, जहां पर इंटेंसिटी है इस वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी ज़्यादा है, और ऐसे दूसरा टेम्परेचर पर जब आएगा तो उसके लिए कोई दूसरा टेम्परेचर आएगा, और यहाँ पर रिलेशन है कि ΔM टाइम्स T एंड इक्वल टू सम कांस्टेंट B, और ये B जो है सो यही कांस्टेंट वीएन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वीएन्स कांस्टेंट, और वो दिया हुआ वैल्यू यहाँ पर वीएन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट 2.9 10⁻³ ये वैल्यू दिया है 2.9 इंटू 10⁻⁻3, ऑप्शन 3 देख रहे हैं 2.9 10⁻3, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया था 2500 केल्विन, ये टेम्परेचर 2500 केल्विन है। ये लैम्डा m पूछ रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो वेवलेंथ है कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये लैम्डा m पूछ रहा है। तो लैम्डा m कितना आया, निकल गया यहाँ से 2.9 टाइम्स 10⁻⁻3 बाय ये 2500 है, यहाँ पर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4, और 29 दूनी 58 दूनी 116 11.6 हुआ, और टाइम्स 2 2 4 और 3 ऊपर में 7, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1160, 100 से डिवाइड भी करेंगे वो यहाँ जाएगा 9, तो कितना आया, इसको नैनो बोलते हैं 1160 नैनोमीटर। ये आंसर है क्या 1160, हाँ ये आंसर है, तो ये आंसर सही हो गया। अब ये सही हो गया तो एक तो गलत हो गई क्योंकि इसमें एक ही आंसर सही है, लेकिन यदि देखना हो इसके भी तो देख लेते हैं कि टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन टू बी 1740 नैनोमीटर, अभी निकाला हमने यहाँ पर। वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो वेवलेंथ था वो 1160 है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा इंटेंसिटी है ना, बहुत सारा वेवलेंथ का लाइट आ रहा है, यहाँ पर जो है बहुत सारे वेवलेंथ का लाइट आ रहा है। तो इसका एवरेज यदि लिया तो उसने कहा कि हम लेते हैं एवरेज, तो 1740 मिली नैनोमीटर आता है। द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटरिंग पर सेकेंड इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज ऑफ दिस।
अब फोटोन पूछ रहा है कितना फोटोन उसका आंख में जा रहा है। अभी पावर पूछा था कुछ देर पहले और पावर आया था 3.189 टाइम्स 10⁻⁻10 वाट। (10⁻10) नहीं 8 हो जाएगा ना, ये तो 8 था, 8 में हम देख रहे थे 8 था। केवल यहाँ 8 होगा, बाकी जगह ठीक है। तो इतना पावर उसमें जा रहा था आंख में। आप पूछना कितना फोटोन जा रहा है, तो वो तो फिर आसान है बताना। यदि हमें पता है पावर कि कितना पावर जा रहा है आंख में एक सेकेंड में, पावर मतलब पर सेकेंड है, कितना एनर्जी पर सेकेंड जा रहा है, तो कितना फोटोन्स जाएगा आंख में पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटोन्स इंटरिंग इनटू आई, 1 आई पर सेकेंड। पहले उसका पावर देख लीजिए, कितना पावर इंटर कर रहा है। पावर इंटरिंग इंटू 1 आई, इतना पावर हो गया, पर सेकेंड एनर्जी हो गया। एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यहां पर जो है पावर का मतलब एनर्जी पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में इतना एनर्जी उसका आंख में जा रहा है। और एक फोटोन का जो एनर्जी है उससे हम यदि डिवाइड कर देंगे तो जितना नंबर ऑफ फोटोन जा रहा है वो पता चल जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि यदि हमने 144 रुपये में 12 आम खरीदे हैं, ठीक है, और एक आम का दाम जिससे हम यदि डिवाइड करते हैं उसको, यदि मुझे पता है कि 144 रुपये हमें लगे खरीदने में और एक आम का दाम है 12 रुपये, तो हम यदि 12 से डिवाइड करते हैं इसको तो हमें मिल जाएगा कि कितना आम हमने खरीदा है। तो यहाँ पर पावर जो है वो था कितना, 3.189, ये उसका आंख में जाने वाला पावर है, टाइम्स 10⁻⁻8 वाट। और एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, c/λ, ये होता है c/λ। सबका वैल्यू रखिए, h की वैल्यू 6.67 शायद, 10⁻34 दिया हुआ है सबका वैल्यू। 3 टाइम्स 10⁸ लाइट का स्पीड। और लेमडा उसने बोला एवरेज लेने के लिए, लेमडा उसने बोला एवरेज लेना 1740। 6.63 है, 7 नहीं 6.63। (1170) नैनोमीटर से 1740, गलत लिखा मैंने, 1740। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, और यहाँ पर कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर के बहुत क्लोज दे रहा है ये। तो ये कितना आता है हम अलग से कैलकुलेशन किए हैं, और ये आता है 2.79 टाइम्स 10⁻11। इतना फोटोन जो है उसका आंख में जा रहा है, 2.79 टाइम्स 10⁻11। तो उसने कितना कहा, 2.79, तो ये तो है वहीं पर 2.79 10⁻11, और ये भी सही हो गया 79, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ पर दो आंसर सही हो गया और हमें क्वेश्चन सेट करने में प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पर एक आंसर का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन एक से ज़्यादा आंसर सही है इसमें। एनीवे, इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सेक्शन में एक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि सही होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, इस सेक्शन में, कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन आर गिवन बाय x = a टाइम्स cos pt एंड y = b टाइम्स sin pt। ये b दोनों ही पॉजिटिव है, ए बी पी भी पॉजिटिव है, और b जो है सो ए से छोटा है, और उसका एप्रोप्रिएट डायमेंशन है, ताकि जैसे cos का कोई डायमेंशन नहीं होता तो x यदि लेंथ है तो a का भी डायमेंशन लेंथ है, b का भी डायमेंशन लेंथ है, क्योंकि साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता। और pt जो है उसका भी cos का आर्गुमेंट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। t यदि टाइम है तो p जो है इनवर्स टाइम। अब इसमें से कौन सही है, कौन कौन सही है, एक से ज़्यादा सही है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन एलिप्स। ये जो है सो x और y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस टाइम,
अब उसको हम क्या करते हैं, हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर पीटी प्लस साइन स्क्वायर पीटी, ठीक है। यहाँ से cos पीटी कितना आया, x बाय ए, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है। यहाँ साइन पीटी कितना आया, y बाय बी, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन किसका है, ये तो एलिप्स का इक्वेशन है, तो ये एलिप्स है। ए और बी दोनों सेम हो जाए तब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो सर्किल हो जाएगा। अब ये एलिप्स है इस तरह से, ये इसका जो है ये है सेमी मेजर एक्सिस, ये जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका सेमी आधा, और ये माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस बी, ये छोटा वाला, ये बड़ा होता है। यदि ये दोनों सेम हो गया तब तो सर्किल बन ही जाएगा, तब ये सर्किल हो जाएगा, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर एट t इक्वल टू पाई बाय 2p। वेलोसिटी की बात कर रहा है, यहाँ पोजीशन दिया है, वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालते हैं, vxt vxt, ये कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dx बाई dt, ये है। यदि इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन pt आता है, साइन pt, और y ये हो जाएगा dy बाई dt, ये क्या हो गया, ये हो गया bp, साइन का हो गया cos pt। अब इस टाइम में, जो पर्टिकुलर टाइम में वो बोल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, vxt i डायरेक्शन में है, vyt ये j डायरेक्शन में है, और इसका वैल्यू रख ही देते हैं, माइनस AP साइन PT i प्लस BP cos PT ये j, वेलोसिटी में पता हो गया, टाइम का फंक्शन है। एक्सेलरेशन निकालते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है, अब ए और ए में कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट, सो कुछ और नाम देते हैं, ए एक्सेलरेशन सीधे लिखते हैं। यहाँ पर इसको यदि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, साइन का cos, और p बाहर आ जाएगा, माइनस AP स्क्वायर cos pt, ये हुआ i, यहाँ पर cos का माइनस साइन हुआ तो माइनस यहाँ लिख दिए, और एक p बाहर आ जाएगा, bp स्क्वायर साइन pt j। अब दोनों के बीच में जो एंगल है उसको कैसे निकालें, एक तरीका तो ये है कि दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, v डॉट एक्सेलरेशन, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स cos थीटा। पहले लेके देखते हैं, देखिए कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस AP स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस AP क्यूब, साइन PT cos PT, साइन PT cos PT, और इधर माइनस यहाँ पर BP क्यूब, वही साइन PT cos PT, जो बाहर आ सकता है उसे बाहर करते हैं, तो P क्यूब साइन PT cos PT, और इधर A माइनस B, और इसको हम लिख सकते हैं, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और तभी बन जाता है 2p क्यूब, 2p में 2 टाइम्स साइन थीटा टाइम्स cos थीटा, साइन 2 थीटा साइन 2 pt बाय 2 टाइम्स a माइनस b। अब यहाँ पर एंगल हमें पता चल जाएगा इसके बीच में क्या है सो, लेकिन अब पहले किस टाइम पर, ये टाइम्स पर डिपेंड करता है, तो जो टाइम पूछ रहा है वो कह रहा है p बाय 2 पाई बाय 2 पाई, यदि हम t इक्वल टू पाई बाय 2 p पर बोल रहा था, उसका वैल्यू यहाँ पर रख दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा
इसको तो रहने देते हैं, टाइम्स a माइनस बी। यहाँ पर देखते हैं साइन 2 टाइम्स p टाइम्स t की जगह पे लिखेंगे पाई बाय 2p। ये 2p चला गया, साइन पाई आया, साइन पाई कितना हुआ 0। a डॉट बी 0 हो गया, इसका मतलब इसके बीच का एंगल कितना होगा, इसको लिखते हैं ना, ऐसे हम लिख सकते थे, दोनों का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। ये तो 0 नहीं होगा, यही 0 होगा, और ये 0 कब होगा, जब थीटा जो है 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। इसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ही परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। हाँ, ये भी सही है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फोकस। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। एक्सेलरेशन निकाले हैं तो वहां से हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। कहाँ निकालेंगे एक्सेलरेशन, ये है, यहाँ पर देखिए क्या है कि पी स्क्वायर कॉमन करते हैं और माइनस भी कॉमन करते हैं, माइनस पी स्क्वायर कॉमन कर लिया और जो बच गया है वो है ए कॉस पी टी आई और बी साइन पी टी आई, बी साइन पी टी जी माइनस पी स्क्वायर, यही तो आर है, ये एक्स है एक्चुअली, आर मतलब ये जो है सो एक्स है दिया हुआ है, शुरू में यही किया था, दिया था एक्स आई प्लस वाई जे। क्वेश्चन में जाकर देखिए एक्स जो है सो ए कॉस पी टी है और वाई जो है सो बी साइन पी टी है, एक्स जो है सो ए पी टी कॉस पी टी और बी वाई जो है सो बी साइन पी टी। मतलब कि ये जो एलिप्स है यहाँ पर, ये जो एलिप्स है और इसके हम यहाँ पर ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पर जो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ये वाला बोल रहा है, ये एक्स है ये वाई दिया है, एक्स आई प्लस वाई जे मतलब ये आर है। यदि ओरिजिन से हम इसको आर बोले तो हम कर सकते हैं माइनस पी स्क्वायर आर। ये किधर डायरेक्टेड है, इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन जो है माइनस मतलब ऑपोजिट ऑफ आर, आर का डायरेक्शन इधर है, ये यहाँ पर है। यदि यहाँ पर आएगा तो भी वही होगा, यहाँ पर आएगा तो इस डायरेक्शन में। अभी इसका आर का डायरेक्शन ये है, एक्सलेशन का डायरेक्शन जो है सो आएगा इधर, ये एक्सलेशन का डायरेक्शन है। यहाँ पर जाएगा तो भी एक्सलेशन का डायरेक्शन इधर, हमेशा एक्सलेशन का डायरेक्शन जो है सो इधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स ओरिजिन। उसने क्या बोला टुवर्ड्स फोकस, अब फोकस कहने से ही गड़बड़ हो गया क्योंकि एलिप्स है, एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, ये एलिप्स है, ये देखिए जो एलिप्स है इसमें 2 फोकस होते हैं, ये जहाँ पर सब, ये तो ओरिजिन है लेकिन फोकस होता है यहाँ पर और यहाँ पर। फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दोनों फोकस से यदि हम सम करें, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दोनों फोकस से जो है उसका सम वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये फोकस है, एक फोकस 1, ये फोकस 2, ये फोकस नहीं है, ये ओरिजिन है। तो उसने जो बोला ऑलवेज फोकस की तरफ है, वन ऑफ द फोकस बोला, ना ही इसके तरफ है ना ही इसके तरफ है, तो आंसर गलत हो गया। कुछ नहीं, पर फिर देख लीजिए, द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फोकस, फोकस ये दोनों है। यदि वो बोलता है टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट तब चल सकता है, 3 तो फिक्स्ड पॉइंट है, ओरिजिन और 2 फोकस। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, उसने बोला टुवर्ड्स ए फोकस, मतलब यहाँ या यहाँ किसी नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये बहुत ट्रिकी है, आप सोच सकते हैं कि हाँ एक केवल ओरिजिन की तरफ जा रहा है तो एक फोकस आप कह सकते हैं कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए पॉइंट, टुवर्ड्स ए पॉइंट बोलता है चलेगा, टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट बोलता है चलेगा, लेकिन फोकस नहीं करना चाहिए। टुवर्ड्स ओरिजिन बोलता है तो भी चलता है। ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t equal to 0 to t equal to pi by 2p इज a।
डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये दोनों इंटरवल में। तो t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, यहीं पे इसी में देखते हैं। t इक्वल टू 0 पर कहाँ है, इस क्वेश्चन क्या है उसका, उसने जो इक्वेशन दिया है कोऑर्डिनेट का, xt इक्वल टू a cos pt और y इक्वल टू ये नहीं b sin pt। t इक्वल टू 0 पर कहाँ है देख लेते हैं, x कितना है, y कितना है। t इक्वल टू 0 पर a कहाँ पहुंचा है, t इक्वल टू 0 पर cos pt, ये तो 1 हो गया, ये है, और ये sin pt क्या हो गया 0, t इक्वल टू 0 पर ये 0 हो गया, मतलब यहाँ पर है। और t इक्वल टू p बाई 2 पाई बाई 2p शायद बोल रहा है, देखना पड़ेगा, पाई बाई 2p, पाई बाई 2p, तब कितना होगा, एक्स वाई कितना आएगा। यहां पर t की जगह पर पाई बाई 2p रखेंगे, एक्स यहां पर देख लेते हैं, cos p, t की जगह पर पाई बाई 2p, ये p चला गया, पाई बाई 2 आया, ये तो 0 हो गया। y b sin pt, p t की जगह पाई बाई 2p, पाई बाई 2 1 होता है, साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो ये b आ गया, b आ गया, मतलब यहां पर तो वो चला ए डिस्टेंस। और क्वेश्चन में क्या बोला है, पाई बाई 2p इज a, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू पाई बाई 2p इज a। अब ये डिस्टेंस a है क्या, ये डिस्टेंस आपको a नजर आ रहा है, ये यहां से यहां तक है, तो ये क्या a होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि ये अकेले यहां से यहां तक है, तो नहीं होगा। आपको कुछ जानने की और जरूरत नहीं कि एलिप्स के बारे में, उसका पेरीमीटर कितना होता है, ये कितना होता है, वो कितना होता है, जानने की जरूरत नहीं, ये नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए ये छोड़ के कुछ और देता तो क्या करते हैं, तो उसके पेरीमीटर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका जो एलिप्स का पेरीमीटर है वो कितना होता है। पेरीमीटर खाली बता रहे हैं इसका पेरीमीटर जो है सो एग्जैक्ट नहीं होता, केवल अप्रोक्सीमेशन है, बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन दिए गए हैं, एग्जैक्ट इसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन एग्जैक्ट के रूप में आप इसमें न्यूमेरिकली निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन करके। तो इसका जो पेरीमीटर है वो होता है, एक अप्रोक्सीमेशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर कितना लिखूं उसका, ये नहीं, पाई, ये 2 पाई। यदि यहाँ पर देखिए ए और बी यदि दोनों सेम हो गया तो ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 2 पाई ए, यही होता है सर्किल का। तो इस तरह से ये एक अप्रोक्सीमेशन है, पूरा सही नहीं है। और दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी है, एक है पाई टाइम्स 3 टाइम्स 3a प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a प्लस बी टाइम्स a प्लस 3। और आपको बता दूं ये अप्रोक्सीमेशन, ये भी अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन सब है, और भी बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन है, तो आपको जानना चाहिए। और ये जो अप्रोक्सीमेशन है वो रामानुजम ने दिया था, रामानुजम ने और भी इसका अप्रोक्सीमेशन दिया है इनफाइनाइट सीरीज में, लेकिन फाइनाइट सीरीज में यहाँ तक दिया है। और तीसरा जो है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में बताते हैं, वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है कि वो होता है, ये होता है 4a टाइम्स 0 to पाई बाई 2 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये क्या है, ये जो है सो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक, उसको डिफाइन करते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से। इसका कोई डायमेंशन नहीं है,
और लिमिटिंग केसेस हैं कि यदि बी और ये दोनों सेम हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? इसेंट्रिक का मतलब जैसे मतलब फ्रीकी बिहेवियर, उसका फ्रीकी है, नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग। तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो है सर्कल, ये नॉर्मल है। ए और बी जो है दोनों सेम हो गया तो इसेंट्रिसिटी उसमें 0 है, उसमें फ्रीकीनेस 0 है। और ये पूरा का पूरा एक लाइन ऐसे बना दें, बनाना था सर्कल, बना दिया लाइन पूरा, या एकदम थोड़ा सा ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा इसेंट्रिक, बहुत ज़्यादा फ्रीकी है। इस केस में बी जो है सो 0 हो गया, तो इसेंट्रिसिटी जो है 1 आ गया है। इसेंट्रिसिटी 1 मतलब फ्रीकीनेस का हद सब हद पार कर दिया। अभी देखिए जस्ट एक लाइन दिख रहा है, और यहाँ पे इक्वल टू 0 मतलब एकदम बढ़िया, जो सारे लोग करते हैं सर्कल। तो ये जो है सो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला था। आप इससे भी निकाल सकते थे यहाँ पर कि देख लीजिए इसका जो वैल्यू आता है 1/4 है, ये जो डिस्टेंस इस ट्रेवल किया है ये भी, ये जो है वो होता कितना, यहाँ से किसी एक फार्मूला को ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे। 2 पाई है, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, √a² + b², और ये आ गया π/2 टाइम्स √a² + b²। ये जो है सो ए कब आएगा? ये तभी आएगा, ए इक्वल टू इसका एरिया, ये तभी पॉसिबल है जब बी 0 हो जाए। हाँ तब तो होगा ना, बी यदि 0 आ जाए तब ये हो जाएगा। लेकिन वो नहीं बोला, वो हमेशा बोला है कि क्वेश्चन में कि यहाँ पर कि बी जो है सो ए से छोटा है। हाँ तो बी ए से छोटा है, बी इक्वल टू 0 पर पॉसिबल है, लेकिन वो केस बिल्कुल ऑड है। मीन्स जब तक वो नहीं लिखे क्लियरली, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं एलिप्स है तो बी का वैल्यू है कुछ, लेकिन इतना भी नहीं है, बी इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर भी कंफ्यूजन है इस तरह से कि बी इक्वल टू 0 पर तो ये आ ही जाएगा ना, लेकिन बी यदि 0 नहीं है तो ये नहीं आएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M हैज ए सर्कुलर कट विथ ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन। ये सर्कुलर कट है जो दिख रहा है। द ब्लॉक रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये ब्लॉक जो है इस पर जो है सो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रुका हुआ है, और मीन जो है सो 0 है, फ्रिक्शनलेस है। इनिशियली द राइट एज ऑफ द ब्लॉक इज एट x = 0। ये ब्लॉक जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये ब्लॉक है यहाँ पर है x = 0, ये वाला। इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड टू द टेबल, ये है टेबल, और कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर फिक्स किया है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस टेबल में फिक्स है, ओरिजिन यहाँ पर फिक्स है, या यहाँ पर जहाँ भी लेना हो ये एक ही है दोनों। ये तो टेबल है ना, एक साइड इधर एक साइड उधर दिख रहा है। ये पॉइंट मास m इज रिलीज्ड, ये है पॉइंट मास m रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ एज शोन इन द फिगर, एंड इट स्लाइड्स डाउन। यहाँ पर छोड़ दिया, स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन है नहीं, स्लाइड करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है इसका रेडियस r है, ये जो कट है सर्कुलर कट है उसका रेडियस r है। व्हेन द मास लूजेस कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक, यहाँ आएगा तो ब्लॉक यहीं तक है ना, उसके बाद में इधर निकल जाएगा, लूज करेगा कॉन्टैक्ट यहाँ पर। इट्स पोजीशन इज x, मास का इसका पोजीशन जो है सो x है, किसका? व्हेन द मास लूजेस द कॉन्टैक्ट, ये जो स्मॉल मास यहाँ पर, तब x क्या होगा? 0 पर आएगा क्या? ये बोल रहा है कि व्हेन द मास लूजेस कॉन्टैक्ट विद द ब्लॉक इट्स पोजीशन इज x एंड द वेलोसिटी इज v। x 0 होगा क्या? x 0 होता है यदि ये नहीं मूव करता तो। देखिए ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसको तो फिक्स रखना पड़ेगा ना, इसमें फ्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, जहाँ था सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। लेकिन यदि फ्रिक्शन मान लीजिए सफिशिएंट होता है कि ये मूव नहीं करता, तब हम ऊपर नहीं लगा सकते कंजर्वेशन लॉ ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है मूव नहीं करेगा, नहीं कर सकते, क्योंकि इतना फोर्स लग रहा है,
फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और वो सेंटर ऑफ मास को मूव कर देगा। एट दैट इंस्टेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है कि द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास m इज v इक्वल टू दिस मच। यहां पर जब आया है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा इस पार्टिकल का। देखिए जब पार्टिकल यहां पर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी यहां पर है सो v है, स्मॉल v, और जब ये यहां पर स्मॉल v है तो इसका वेलोसिटी कैपिटल v है। तो सबसे पहले जो है सो हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, शुरू में इसका मोमेंटम कितना है, सब कुछ रुका हुआ है x डायरेक्शन में, हम केवल x डायरेक्शन में देख रहे हैं, उधर ही हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। y में भी लगा सकते हैं क्योंकि y में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पर, वो है mg, लेकिन उसके साथ में दूसरा फोर्स भी लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और दोनों मिला के जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो है, तो वहां भी लगा सकते हैं। लेकिन x डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो है, एक्चुअली कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है x डायरेक्शन में। तो इसका मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम, वो जीरो ही रहेगा। शुरू में जीरो है, बाद में भी जीरो रहेगा। शुरू में जीरो और बाद में कितना है, ये देखिए अभी तक किधर मूव कर रहा है, एक्जैक्टली राइट तरफ मूव कर रहा है, एम भी, ये भी मूव कर रहा है, डायरेक्शन हम यहीं से ले लेंगे, हम अभी एम भी लिखते हैं, तो भी आ गया हमारा माइनस एम भी बाय कैपिटल एम। माइनस दिखा रहा है कि भी का डायरेक्शन का ऑपोजिट है, वही दिखा दिया। अब जो है सब कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंट लगाते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन है नहीं, एनर्जी लॉस हुआ नहीं, तो जो भी एनर्जी यहां पर था वही एनर्जी बाद में होगा। शुरू में एनर्जी क्या था, केवल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ के रेस्पेक्ट में ये हमारा रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, तो ये यहाँ पर है और ये इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर कह देते हैं, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से अच्छा है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन लूज कर रहा है, ये ब्लॉक या ये मास, केवल मास लूज करेगा। यहाँ से यहाँ आया, हाइट इसका r कम हो गया, तो उसने लूज किया है mgr, स्मॉल एम ने लूज किया। गेन किया एनर्जी किसने, दोनों, स्मॉल एम ने भी गेन किया और बड़ा ब्लॉक जो है उसने भी गेन किया, कैपिटल एम ने भी गेन किया। ठीक, स्मॉल एम ने कितना गेन किया, हाफ एम भी स्क्वायर, और बड़ा एम ने कितना गेन किया, हाफ एम बड़ा भी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, स्मॉल भी, तो यहाँ से कैपिटल भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। एम जी आर इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर प्लस हाफ एम कैपिटल भी स्क्वायर, ये हो गया एम स्क्वायर स्मॉल भी स्क्वायर बाय कैपिटल एम स्क्वायर। और यहाँ से भी स्क्वायर का वैल्यू आ गया, एम हर जगह से चला गया, हाफ इधर से 2gr ले आए, 2gr डिवाइडेड बाय, इधर भी स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो पहला में क्या बचा, पहला में कुछ नहीं बचा 1, इसमें क्या बचा, एक एम चला गया, एम बाय एम ये बचा, तो भी कितना आया, रूट ओवर 2gr बाय 1 प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, ये वेलोसिटी आया। तो ये सही है, ये सही है। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार समराइज करते हैं यहाँ पर कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। शुरू में जब यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो इसका मोमेंटम क्या था, ना ये मूव कर रहा था स्मॉल एम, ना ही कैपिटल एम का जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा था, मोमेंटम जीरो था। बाद में दोनों मूव कर रहा है, तो मोमेंटम कितना है, बाद में छोटा ब्लॉक का एम भी x डायरेक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पर आ गया तब का हम बात कर रहे हैं, प्लस कैपिटल एम उसका वेलोसिटी, यहाँ से कैपिटल वेलोसिटी हम निकाल लिए, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एम स्मॉल भी, छोटा ब्लॉक जो है, छोटा मास जो है एम, उसके वेलोसिटी के टर्म में कैपिटल भी हम निकाल लिए वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। लेकिन यहाँ पर हमें ना स्मॉल भी पता है ना कैपिटल भी पता है,
दोनों नहीं पता है, दोनों ही अननोन है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर शुरू में था, बाद में यहाँ आ गया, तो इसने लूज किया पोटेंशियल एनर्जी mgr। वो लॉस जो है वही उसी की वजह से चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का, इस स्मॉल ब्लॉक का, स्मॉल मास का, और ये ब्लॉक जो है कैपिटल एम वाला, दोनों का एनर्जी हमने यहाँ लिख दी। और यहाँ से कैपिटल V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, स्मॉल v का वैल्यू अपने आप आ गया। ये हमारा आंसर है। दूसरा देखते हैं, ऑप्शन जो है 2। The x component of displacement of the center of mass of the block m is this much। ये सही है या नहीं? देखिए जो सेंटर ऑफ मास है उसका f कंपोनेंट की बात कर रहा है, y कंपोनेंट में तो चेंज आ रहा है, और वो कितना चेंज आएगा वो भी निकाल सकते हैं। शुरू में इसका वो निकाला जा सकता है, लेकिन उसके बारे में वो ज़्यादा कंसर्न नहीं। कंसर्न है x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक m इज कितना है, x कंपोनेंट जो है उसका कितना डिस्प्लेसमेंट आया। x डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है, फोर्स जो है x डायरेक्शन में है क्या, नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्चुअली नेट एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स को हम काउंट नहीं करते। एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं है। तब उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो वहीं का वहीं रहेगा। और सिस्टम यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो दोनों का, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये दोनों का बात कर रहे हैं। अब उसने जो पूछा है, उसने पूछा है कि द x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक m का बारे में पूछा, कैपिटल M के बारे में पूछा केवल। लेकिन हम यदि दोनों को सिस्टम कंसीडर करें और उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो नहीं मूव करेगा, जहाँ था वहीं रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स लगेगा तभी उसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फोर्स नहीं लग रहा है तो जहाँ था वहीं रहेगा। यदि वो स्टैटिक था, अभी तो स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा। यदि मूव कर रहा है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, चेंज नहीं होगा और उसका स्टेट। तो खैर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास x में क्या लिखेंगे, छोटा m के लिए, छोटा m, उसका पोजीशन कहाँ पर है, प्लस बड़ा M, उसका पोजीशन कहाँ पे है, बाय m प्लस m। ये छोटा x हम क्या लिखे हैं, ये जो है सो पोजीशन हम लिख रहे हैं ऑफ m का, और कैपिटल X जो है सो ये पोजीशन हम लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ m। m बड़ा सा है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है सो कहीं होगा इधर बीच में, लेकिन m तो पॉइंट पार्टिकल है तो उसका सेंटर ऑफ मास खाली कहेंगे, एक पॉइंट ही तो है वो। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आएगा, उसने डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूछ रहा है m, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया प्लस m, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया बाय m प्लस m। लेकिन इसको तो जीरो होना है, इसको तो जीरो होना है क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है x में, m का जो सेंटर ऑफ मास है उसमें वो है माइनस m डेल्टा x बाय कैपिटल M। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि इसका कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट x है, यहाँ पर माइनस m बाय m लिखें। x में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, x देखिए इसके ऊपर बैठा हुआ है, x मतलब स्मॉल m का बात कर रहे हैं, ये जो है बड़ा m पर बैठा हुआ है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, उसका अपना होगा इसके रेस्पेक्ट में। इसके रेस्पेक्ट में इस पर बैठ के कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो क्या देखेगा कि यहाँ से चला गया यहाँ पर, सो r राइट में गया, इतना डिस्प्लेस किया राइट डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं केवल, यहाँ से यहाँ आया तो उसने x डिस्प्लेस किया, लेकिन ये मूव कर रहा है तो जमीन पर बैठा जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखेगा कि इतना इसने राइट मूव किया और ये भी मूव किया, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो मोशन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इसके रेस्पेक्ट में और प्लस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल एक्स ये जो है सो स्मॉल m के लिए है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं
डेल्टा एक्स ऑफ m with respect to block plus displacement of block. तो इसके ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखिए, ब्लॉक में बैठ जाइए, यहाँ पर बैठ जाइए ब्लॉक के ऊपर, और उसके बाद आप भूल जाइएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आप तब देखिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक आया है, इसका डिस्प्लेसमेंट r है, वो भी राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो कैपिटल एक्स लेते हैं, ये इतना है। अब इसको तो सिंप्लीफाई कीजिए, ये मिल गया। तो यहाँ से जो है सो डेल्टा एक्स 1 प्लस m बाय कैपिटल M इक्वल टू ये हो गया माइनस m कैपिटल R बाय M, और इस तरह से डेल्टा एक्स आ गया माइनस एम आर बाय m प्लस m। इसको सिंप्लीफाई किए थे, माइनस एम आर बाय m प्लस m, माइनस एम आर बाय, हाँ ये सही हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट भी सही है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या पूछा, द पोजिशन ऑफ द पॉइंट मास m इज, पोजिशन पूछ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट तो हमने पता किया था ना, कि पता चला कि नहीं, हाँ नहीं चला है पता, राइट। डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है r प्लस इतना है, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m इक्वल टू r प्लस डेल्टा एक्स, r प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पर है माइनस r बाय m प्लस m, कितना हो गया ये हो गया एम आर, r तो इधर हो गया m प्लस m, कैपिटल M बाय m प्लस m, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन और जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियली कुछ पोजीशन था उसमें ऐड कर देंगे अभी का डिस्प्लेसमेंट, तो हमें नया पोजीशन मिल जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, जाके यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ से भी सब कुछ मेजर कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ पर है, केवल एक्स डायरेक्शन में, माइनस r, वाई डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, सब क्वेश्चन पूरा एक्स डायरेक्शन के लिए है। तो इनिशियल पोजीशन है माइनस r, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना r कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय n, कितना आया, r कॉमन कर लिए तो माइनस m माइनस कैपिटल M प्लस m बाय स्मॉल m प्लस m, ठीक है, माइनस m माइनस कैपिटल M प्लस m, ये तो चला गया, माइनस कैपिटल R टाइम्स m बाय m प्लस m, ये है नया पोजीशन उसका। और ये पोजीशन तब का बात कर रहा है जब वो नीचे आ गया है, यहाँ पर आ गया है, इस जगह पर, वो है आंसर में क्या, पहले आंसर देख लेते हैं। माइनस एम आर बाय एम, ये है सब कुछ, स्क्वायर रूट टू झूठ में दे दिया है, मैं वह गलत कर दिया, ये नहीं होता तो सही हो जाता। तो ये है इसका पोजीशन यहाँ पर, यदि ये एम कैपिटल एम बहुत ज़्यादा हो, यदि ये रुक जाए नहीं चलेगी, एम जो है सो मच लार्जर देन स्मॉल एम, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये बहुत बड़ा हो जाता है तो ये चलता ही नहीं, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल 0 है, तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है तो उसका पोजीशन क्या होता है, 0 होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कैपिटल M इज v, इतना, वो तो इजी है, वेलोसिटी कहीं निकाला हुआ है यहाँ पर, यहीं से देख लेते हैं, v इज इक्वल टू माइनस एम वी बाय कैपिटल M। ऑप्शन 4,
कैपिटल V इक्वल टू माइनस एम V बाय कैपिटल M, माइनस M बाय कैपिटल M, ये ना, और V का वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है ये वाला, तो सही है यहाँ पर। ये है जस्ट माइनस एम बाय कैपिटल M से डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, माइनस एम बाय कैपिटल M से मल्टीप्लाई करना है ये वाला नंबर, यहाँ से देख सकते हैं माइनस एम बाय एम, ये वाला जो भी है उससे मल्टीप्लाई करना है, ये गलत हो गया। ओके, तो इसमें दो आंसर सही हुआ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A series RC circuit is connected to AC voltage source. Consider two cases. A, when C is without a dielectric medium, and B, when C is filled with a dielectric constant of 4. दो केसेस हैं। एक केस में है इधर A, इधर B। A में जो है सो RC सर्किट है, ये R हो गया, ये C हो गया, और एक कनेक्ट किया हुआ है एक AC वोल्टेज से। V इक्वल टू V0 वो मान लेते हैं साइन ओमेगा टी। इसमें जो है, और इधर B केस में एग्जैक्टली सेम है सब कुछ। इसको R कहते हैं, इसका कैपेसिटेंस C कहते हैं। यहाँ पर जो है सो एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया जिसका वैल्यू है 4। रिजल्ट क्या हुआ, इसका C जो है वो हो जाएगा 4 टाइम्स C। कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A बाय डी। और यदि इसमें हम डायलेक्ट्रिक मीडिया है तो K भी रहता है। यहाँ कुछ नहीं, एयर है, तो उसके लिए K इक्वल टू 1 हुआ। तो इस केस में C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय डी है। यहाँ पर जो है डायलेक्ट्रिक मीडिया इंसर्ट कर दिए तो K टाइम्स ज़्यादा हो गया, C प्राइम जो है सो हो गया एप्सिलॉन 0 A बाय डी टाइम्स 4। तो देखिए 4 टाइम्स हो गया। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। डायलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट करते हैं तो डायलेक्ट्रिक का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम्स का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ओके, द करंट IR थ्रू द रजिस्टर and voltage VC across the capacitor are compared in the two cases. Which of the following is are true? तो कुछ नहीं, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ए तो AC करंट है, तो इसका कोई डायरेक्शन दिखाना सही नहीं है। ये जो है सो करंट है, और यहाँ पर जो है सो वोल्टेज है। इस केस में A बोलेंगे और इस केस में B बोलेंगे। ये दोनों के बीच में रिलेशन बताना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस इतना ही बताना है। तो देखिए यहाँ पर RC सर्किट है, तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, IR जो है वो कितना होता है, IR होता है V बाय एक, यदि रेजिस्टेंस केवल होता, C नहीं रहता तो हम लिखते हैं R, लेकिन रेजिस्टेंस भी है तो R ना लिखकर हम कुछ और लिखेंगे, हम लिखेंगे R के इक्विवेलेंट, जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, इसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। और ये Z कितना होता है, Z होता है, Z के लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कैसे R जो है सो करंट, R में जो करंट है उसका डायरेक्शन वोल्टेज के साथ रहता है, माने फेज में रहता है। और यदि यहाँ पर C जो है वो, उसमें करंट 90 डिग्री आगे रहता है, उसका फेज C में केवल C, प्योरली C रहेगा, तो उसमें जो है सो वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री ज़्यादा रहता है। तो ये हो गया। और इसका जो हम इक्विवेलेंट टू जो रेजिस्टेंस है वो होता है 1 बाय ओमेगा C, और ये 90 डिग्री है ज़्यादा, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में सब पॉजिटिव होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है, इसको वेक्टर टर्म में लिखते हैं, यही Z है हमारा। तो यहाँ पर Z हम निकाल सकते हैं R² प्लस 1 बाय ओमेगा C², राइट, यही है। यही दोनों तरफ हम लिखेंगे। अभी तो V बाय
आर स्क्वायर प्लस 1/ωc² इस साइड में, और इस साइड में इसको ई वाला है ना, ये टर्म है। इधर हम लिखते हैं आई आर बी केस में एग्जैक्टली सेम, जेड मतलब आर स्क्वायर प्लस 1/ωc, सी की जगह कितना है 4c है यहाँ पर, यहाँ का जो कैपेसिटेंस है 4c है, तो 4ωc का स्क्वायर लिखेंगे। ये आई आर हो गया। अब हम कंपेयर करके बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए यहाँ ओमेगा 1/ωc है और यहाँ 1/4ωc है, इसका मतलब ये वाला टर्म जो है सो छोटा है, बड़ा से डिवाइड किया ये छोटा हो गया, तो ये टर्म छोटा है मतलब डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया, ये पूरा का पूरा जो है सो बड़ा हो गया कंपेयर टू दिस। ये छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया ना, तो कोशिएंट जो है सो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो है सो बड़ा हो गया। आई आर बी जो है वो बड़ा है आई आर ए से, आई आर बी जो है वो बड़ा है ए से, ऑप्शन नंबर 2। अब वोल्टेज देखें, वोल्टेज भी चेक करना है, तो वोल्टेज देखते हैं। वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसके एक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज निकालना है एक्रॉस कैपेसिटर। तो जो करंट है, जो करंट यहां से फ्लो कर रहा है आर से, वही इससे भी फ्लो करेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेजिस्टेंस से, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस से। उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, लेकिन उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, जो कि है ये 1/ωc, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई आर यहाँ पे वैल्यू निकाला हुआ है भी, और एक्स सी कितना है 1/ωc। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ω²c² R² +1, बस ये ωc जो है ऊपर चला जाएगा और उसका स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, तो ये कट जाएगा इसके साथ, इतना है। यहाँ पर भी बहुत इजीली लिख सकते हैं उसी तरह से बी केस में, एग्जैक्टली सेम। यहीं से डायरेक्ट क्यों ना लिख लें, सी को जस्ट रिप्लेस करना है 4c से, 4ω²c² R² +1, तो c को 4 से रिप्लेस करेंगे तो 16 हो जाएगा एक्चुअली। तो अब देखिए ये दोनों को कंपेयर कीजिए, उसके रेस्पेक्ट में ये जो है सो बड़ा है डिनोमिनेटर, तो ये हो गया छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया इसके रेस्पेक्ट में, तो ये छोटा हो गया। मतलब आंसर हो गया आपका VCB, ये बड़ा हो गया, नहीं बड़ा नहीं हो गया, छोटा हो गया VCA से, ये वाला छोटा हो गया, ये वाला आंसर। तो ये दो आंसर हो गया। तो एक बार इसको समराइज कर देते हैं। क्या है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आरसी सर्किट है और डीसी एसी वोल्टेज से कनेक्टेड है। सेकंड केस में इंसर्ट कर दिया गया कोई डायलेक्ट्रिक, इंसर्ट करने पे क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस जो है सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर वैल्यू के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है वो 4c हो जाएगा यदि यहाँ पर c है तो, और r दोनों सेम है, एक्जैक्टली सेम है, केवल यहाँ पर इंसर्ट किया गया है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसका कैपेसिटेंस 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दोनों में जो है रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कंपेयर करना है, किस में ज़्यादा कर रहा है। तो एसी में कैसे निकालते, तो ये करंट कैसे निकालेंगे, करंट जो है सो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। यहाँ पर केवल आर रहता तो आर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सी है तो हम उसको इम्पीडेंस कहते हैं। और उसको कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस में करंट जो है सो वोल्टेज के फेज में होता है, उसके साथ इन फेज होता है, तो उसको हम 0 डिग्री से दिखाते हैं। और यदि ये कैपेसिटर जो है उसमें जो करंट फ्लो करता है वो 90 डिग्री अहेड होता है वोल्टेज से, तो इसको हम यहाँ पर 90 डिग्री पर दिखाते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास रेजिस्टेंस और भी है, ये
इंडक्टेंस भी है, तो उसका फेज जो है सो होता है 90 डिग्री नीचे, ये -90 डिग्री। और उसका कैपेसिटी जो रिएक्टेंस है, इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो होता है ओमेगा एल। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो होता है 1/ωc। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस ये इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस का। यदि इसका डायमेंशन आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन आएगा। और तब इसको वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं। ये ऊपर में है, अब यह इस केस में 2 ही है, ये दोनों को वेक्टर जो है सो हम मेथड से ऐड करते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इम्पीडेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जेड का वैल्यू रख दिया। सेम काम यहाँ भी करेंगे, लेकिन इसी की जगह 4c लिखेंगे, 4ωc। आइए दोनों को कंपेयर करके बताइए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर ये जो है इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वाला क्वांटिटी बड़ा हो गया। ये बड़ा है, आपको यहाँ 4 है, तो ये वाला क्वांटिटी यहाँ पर जो दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर में वो छोटा हो गया कंपेयर टू दिस। और तब भी से इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उसको वोल्टेज अक्रॉस जो कैपेसिटर है वो उसको कंपेयर कर लो भाई। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है आर में वही इसमें भी फ्लो कर जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट ओम्स लॉ की तरह उसके रेजिस्टेंस से, और उसका रेजिस्टेंस यहाँ एक्सी कहलाता है। इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आई आर का वैल्यू निकाले ही थे, एक्सी का वैल्यू 1/ωc रख दिया है, सिंप्लीफाई की। इधर भी बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, सी की जगह केवल 4c करना है, तो 4c² हो गया 16c²। और अब दोनों को कंपेयर कीजिए, ये बड़ा है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में छोटा हो गया, तो ये वाला छोटा हो गया न्यूमरेटर में। किस तरह से ये दोनों आंसर हो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी बचे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।